गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको समस्या समाधान पद्धति के बारे में अध्ययन कराएंगे। इससे पहले हम समस्या पद्धति के चरणों के बारे में आपको बता चुके हैं। समस्या समाधान पद्धति के कितने चरण होते हैं, हमने आपको समस्या समाधान पद्धति के 5 चरण बताए। पहले कठिनाई की पहचान करना। कठिनाई की, बालक को कोई भी कठिनाई दे देते हैं, पदम पद में आप कठिनाई देंगे, उसकी पहचान करना। बालक को एहसास होना कि हाँ ये चीज़ समस्या क्रिएट कर रही है, उस समस्या को मैं किस प्रकार से निजात पा सकूं, वो कठिनाई की पहचान करना। दूसरा दिया था आपको उसमें कठिनाई, उसकी परिभाषीकरण, किसका, समस्या का परिभाषीकरण। समस्या जो क्रिएट होगी उसका विश्लेषण करना, अर्थात उसकी खोजपूर्ण रूप से परिभाषीकरण करना। नंबर 3 इस पे आया था निराकरण का प्रयत्न करना। कौन सा, निराकरण का प्रयत्न करना। जब समस्या हो गई, परिभाषीकरण हो गया, फिर उसका निराकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, नंबर 3। नंबर 4 हो गया, वो थी हाइपोथेसिस, अर्थात परिकल्पना करना, अनुमान लगाना। जो तर्क तथ्य जो हम लेके आए हैं, उन तथ्यों के द्वारा किस प्रकार से अनुमान लगाकर उसकी सत्यता की जांच की जाए, या वो सत्य है या नहीं है। सत्य है तो उसको स्वीकार करना, जो गलत चीज़ है, अनर्गल चीज़ है, उनको हटाना। नंबर 5 था उसमें मूल्य निरूपण। मूल्य निरूपण के अंतर्गत जो चौथे नंबर की जो हाइपोथेसिस थी, उसके अंतर्गत जो हमने सत्यता की जांच की थी, उस जांच को पुनः जांच करते हुए उसको सत्य साबित करते हुए, अर्थात सत्य है या नहीं, उसका मूल्य निरूपण किया। ये हमने आपको कल 5 स्टेप बताए थे, किसके, समस्या समाधान पद्धति के। उसके बाद हमने आपको बताया था उसके लाभ। विद्यार्थियों में क्या, तर्क शक्ति अर्थात चिंतन शक्ति का विकास करना, सहनशीलता व्यापक एवं खोजपूर्ण बनाना, संज्ञानात्मक क्षेत्रों के उद्देश्यों की पूर्ति करना, बालक को खोजबीन बनाना, और इसमें विचार शक्ति को जगाना, तर्क शक्ति और निर्णय लेने की योग्य बनाना। ये सारी चीज़ें हम आपको लाभ में बता चुके हैं। अब आप जब लाभ है तो अब इसकी क्या होगी, कुछ लिमिट्स भी होंगी, कुछ सीमाएं भी होंगी। वो है नंबर 1, पहली जो लिमिट्स है वो है, यह पद्धति छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, वे तर्क नहीं कर पाते। जी हाँ, सबसे पहले यही है, यह पद्धति छोटे बच्चों के लिए, छोटे बालकों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह तर्क नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते। यह पद्धति किसके लिए, छोटे बालकों के लिए नहीं है, अर्थात प्राइमरी के जो बालक होते हैं, प्राथमिक विद्यालय के जो बालक होते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल ही क्या है, बेकार है। कौन सी समस्या समाधान करना। बच्चों को तुम कोई भी समस्या दे दो, कैसी भी समस्या दे, बच्चों को समझ में आएगी, बच्चे तो बच्चे ही होते। तो यह पद्धति छोटे बालकों के लिए नहीं है, क्योंकि वह तर्क नहीं कर सकते। अगला जो इसकी सीमा है वह है, इस पद्धति में समय अधिक लगता है। जी हाँ, वो है समय अधिक लगना, समय अधिक लगना। जी हाँ, कोई भी चीज़ हम समस्या क्रिएट करेंगे, ऐसे इसकी कोई भी हमें तर्क करना, खोज, तो उसके लिए खोज करनी पड़ेगी, तथ्य एकत्रित किए जाएंगे। तथ्य एकत्रित करके कौन सा सही है, कौन सा गलत है, उन सबको इसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तब समय क्या होगी, अधिक लगेगा। तो अधिक समय के लिए भी समस्या समाधान जो की सीमा है वो भी क्या है, उपयोगी नहीं है। अगला जो इसमें पॉइंट है वह है, सभी विद्यार्थी तथ्य संग्रह व परिकल्पनाएं बनाने में निपुण नहीं होते हैं। जी हाँ, सभी विद्यार्थी तर्क संग्रह, तर्क में निपुण नहीं होते। तर्क व तथ्यों को एकत्रित करने में, तर्क व परिकल्पना को, सभी विद्यार्थी तर्क व परिकल्पना बनाने में निपुण नहीं होते हैं। बनाने में निपुण
नहीं होते हैं। जी हाँ, सारे विद्यार्थी तक हर कक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकृति के बालक बैठे हुए थे। वो जैसे औसत है, औसत से भी नीचे, सृजनशील है, प्रतिभाशाली है, समस्या, बहुत सारी जो विद्यार्थी होते हैं उन सब में तर्क क्षमता किस किस में है, किस किस में नहीं है। तो सारे विद्यार्थियों के लिए नहीं है, सारे विद्यार्थी तर्क नहीं कर सकते। उनको समस्या दो भी दोगे तो वो उसको लेके बैठे रहेंगे, वो उसको कार्य करना ही नहीं जानेंगे, कहाँ से लाएं, कैसे करें, कहाँ से सोचें, उनको दिमाग ही नहीं होगा इतना। और ना ही वो परिकल्पना अर्थात अनुमान लगा सकते हैं, संभावना व्यक्त नहीं कर सकते कि इसमें अगर ये चीज़ होगी तो हम इस प्रकार से इसको निजात पा लेंगे, या इस प्रकार से इस समस्या को हम सॉल्व कर लेंगे। उसमें भी सारे विद्यार्थी क्या नहीं होते, निपुण नहीं होते हैं। इस कारण से भी इसकी ये लिमिट्स है। कौन सी? समस्या समाधान पद्धति की। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों को इस पद्धति से नहीं पढ़ाया जाता है। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान ले लो या अध्ययन ले लो, विज्ञान या अध्ययन, उनके सभी पाठों को इस विधि से नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? बहुत से वर्तमान से परिप्रेक्ष्य जैसे उद्योग धंधे हुए, उद्योग हुई, उनको आप पढ़ा सकते हो। ऐतिहासिक जो पाठ हो उनको आप पढ़ा सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप पढ़ा सकते हो। पर बहुत से ऐसे पाठ होते हैं जिनको आप नहीं पढ़ा सकते, तो उनके लिए क्या है, बेकार है। कौन सी पद्धति? समस्या समाधान पद्धति। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है इससे विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन विषय की विशालता नहीं समझ पाएंगे, वरन समस्याओं के निराकरण तक ही सीमित रह जाएंगे। सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के विषय की विशालता को, तो इसका कहते हैं ना, ऐसे पढ़ते हैं अपन, जैसे बच्चे तैयारी भी करते हैं तो कहते हैं सामाजिक विज्ञान जो ऐसे ऐसे जो हिस्ट्री है उसका तो अथाह भंडार है, जी के बोलते हैं जिसको हम, इसका तो क्या अथाह भंडार है। तो उस अथाह भंडार को नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? जब बालक में तर्क संगति नहीं होगी, परिकल्पना ही नहीं करना चाहेगा, समस्या को सॉल्व करना ही नहीं जानता। ये सारी इसमें क्या है, सीमाएं, लिमिट्स हैं। अर्थात इनको, इससे बालक को एक सीमित अध्ययन तक ही इसका अध्ययन कर पाएगा। ये इसकी क्या हुई, लिमिट्स हुई। समस्या समाधान पद्धति का सामाजिक विज्ञान अध्ययन शिक्षण में एक सीमा तक प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, एक सीमा तक ही इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, न कि लिमिट्स से ज़्यादा। एक लिमिट्स होती है, उस लिमिट्स के अनुसार ही हम इसमें अपना खोजपूर्ण अध्ययनपूर्ण कार्य कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं कर सकते। प्रतिवर्ष एक आध समस्या प्रस्तुत करके उसका समाधान करने की दिशा में यदि शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करता है तो यह अत्यधिक उपयोगी होगा। विद्यार्थियों के मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक सिद्ध होगा। वे विषय के प्रति खोज प्रवृत्ति बना लेंगे। अगर वर्ष में एक से अधिक बार या एक बार या हर 6 महीने के शेड्यूल के अंदर 1 या 2 बार कर लेते हैं तो यह जो पद्धति है, विज्ञान समस्या समाधान पद्धति है, ये बहुत ही अच्छी पद्धति साबित होगी। हाँ, बशर्ते इसमें शिक्षक को अपना अहम रोल करना पड़ेगा। किसमें? समस्या समाधान पद्धति के अंतर्गत। तो एसएस और सामाजिक विज्ञान इसके विद्यार्थियों के लिए वैसे तो ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, पर ये छोटे बालकों के लिए नहीं उपयोगी, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए। और ये क्या, तर्क समय अधिक लगना है इसमें, तो इसलिए भी इसकी लिमिट्स आ जाती हैं। इसमें सारे विद्यार्थी तर्क करना है, परिकल्पना करना नहीं जानते, तो इस कारण भी इसकी लिमिट्स हो जाती हैं। फिर सामाजिक विज्ञान और एक अध्ययन के अंतर्गत व्यापकता को नहीं पहचानते, उसको संकुचित रूप से ही इसका निवारण कर लेते हैं। तो इसके जो विद्यार्थी हैं, सामाजिक जो एसएस में जो समस्या समाधान जो पद्धति है, उसको अगर शिक्षक प्रतिवर्ष में 1 या 2 बार कोई समस्या बच्चों के सामने ऐसी क्रिएट करे तो ये जो समस्या पद्धति है ये बहुत ही सफल कारगर सिद्ध होगी। कैसी होगी? कारगर सिद्ध होगी। कौन सी पद्धति? समस्या समाधान पद्धति। अब इसके बाद हम आपको समस्या समाधान अर्थात सामाजिक विज्ञान या अध्ययन की शिक्षण पद्धतियों की उपयुक्तता, हमने आपको सारी विधियां पढ़ा दी। सारी विधियों का क्या पढ़ा दी? जो एसएस के अंतर्गत आती हैं।
अब जो सामाजिक विज्ञान है अध्ययन के अंतर्गत उसकी क्या उपयोगिता है? उपयोगिता, उपयुक्तता पद्धति, शिक्षण जो पद्धति है उनकी उपयुक्तता, शिक्षण पद्धति की उपयुक्तता किसके अंतर्गत? ऐसे सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अंतर्गत। इस अध्याय में सामाजिक अध्ययन और अध्ययन के शिक्षण हेतु कई पद्धतियों का विवेचन किया गया है। सभी शिक्षण पद्धतियाँ शिक्षण उद्देश्य के क्षेत्र में बहुत सारी पद्धति हमने बताई है ना, व्याख्यान विधि, कहानी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, नाटकीय पद्धति, मस्तिष्क उद्वेलन पद्धति, समस्या समाधान पद्धति, इकाई पद्धति, बहुत सारे को बताया। तो इसका शिक्षण उद्देश्य, ये शिक्षण की पद्धति हैं, ये शिक्षण उद्देश्य के क्षेत्र में संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या कौशलात्मक, इससे संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या कौशलात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और कौशलात्मक विद्यालय स्तर पर उद्देश्य के क्षेत्र, विद्यालय स्तर पर ये सामाजिक विज्ञान की जो अध्ययन विधि है जो हमने आपको अब तक पढ़ाई थी उसकी उपयोगिता में बालक के संज्ञानात्मक विकास को करना, बालक के भावात्मक विकास को विकसित करना, उसकी क्रियात्मक और कौशलात्मक, जैसे नाटक पद्धति के अंतर्गत हमने बताया था कि बालक क्रिया करके या क्रिया पद्धति के अंतर्गत करता है, बालक स्वयं करके जो कार्य करेगा, बालक की क्रियात्मक पद्धति का उसमें होगा, बालक का मानसिक, तार्किक और चिंतन शक्ति विकसित होगी इसकी, जैसे भाव संवेग बालक के उत्पन्न होंगे कहानी के द्वारा। परियों की कहानी जब उनको सुनाई जाती है या विद्यालय के द्वारा कोई ऐसी ड्रामा पद्धति की जाती है, बालक के भावात्मक संवेग होंगे। इधर संज्ञानात्मक, अभी जो समस्या समाधान पद्धति आपको बताई गई थी, यूनिट पद्धति जो बताई गई थी, मस्तिष्क उद्वेलन, खोजपूर्ण अर्थात द्वंद्व, तूफान आना मस्तिष्क में, संज्ञान के अंतर्गत संज्ञानात्मक मानसिक विकास करना। उधर कौशलात्मक, बहुत सारे नाटकीय पद्धति के द्वारा आपको बताया था, बालक में विषयगत ज्ञान के अंतर्गत अर्थात विषय के साथ साथ ही कौशलों का विकास करना। इन सारे क्षेत्रों में विद्यालय स्तर पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मिडिल या हाई स्कूल सामाजिक अध्ययन के संगठक विषयों के शिक्षण हेतु कहाँ तक उपयुक्त हैं जानने के लिए विवरण दी गई सारणी में प्रस्तुत। इसमें सामाजिक विज्ञान है, जैसे हम ये सारे किस में कर सकते हैं? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और मिडिल। इन सारी जो विद्यालय हैं ये कहाँ तक उपयुक्त हैं? जो शिक्षण टेक्निकों को हम प्रयोग में लेते हैं वो टेक्निक हमारे कहाँ तक उपयुक्त सिद्ध होती है, अर्थात इससे बालकों के ज्ञान में क्या वृद्धि होती है, उनका मानसिक चिंतन, तार्किक चिंतन, ये सारे जो चिंतनों का विकास होता है। इससे क्या शिक्षण एसएस के जो विद्यार्थी हैं, जो सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, उनके सारी क्रियाओं का विकास करना। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराने वाले अध्यापक सुगमता से अपने शिक्षण के लिए उचित पद्धतियों का चयन करने में सफल हो जाते हैं। जी हाँ, जो एसएस के जो विद्यार्थी हैं, उन जो टीचर हैं, वो अपने जो मेथड हैं अर्थात उन मेथड को स्वयं चुन लेते हैं कि मुझे इस मेथड के द्वारा बच्चों को ये सारा ज्ञान देना है, इस मेथड के द्वारा बालक का मानसिक, तार्किक या संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से विकसित करना है। शिक्षण पद्धतियों की उपयुक्तता से जहाँ शिक्षण उद्देश्यों का प्रश्न है वह प्रोजेक्ट, पर्यवेक्षित अध्ययन, सर्वेक्षात्मक, जैसे देखो आपको बताया था प्रोजेक्ट मेथड, पर्यवेक्षित मेथड बताया ना, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट, पर्यवेक्षित। अब सारगर्भित रूप में जो एसएस के लिए आपको कौन कौन से मेथड है वो आपको बता रहे हैं। प्रोजेक्ट मेथड, पर्यवेक्षित मेथड, सर्वेक्षण, नमूना अध्ययन, नमूना अध्ययन आपको बताया था नमूना के विषय में,
सैम्पलिंग बताया ना, बिहार की जहाँ कहाँ खदानों में गए थे, वो कोयला किस प्रकार से बनाते हैं, कोयले को हम कौन कौन सी सामग्री चाहिए, वो नगर के कितने दूर है या नगर के कितने पास है, उससे कोई बीमारी होती है या नहीं होता, वो सारे नमूना अर्थात मानचित्र शिक्षक क्या कर के लाता है, या जो भी पर्यवेक्षण करने जाता है वो अपने दिमाग में खाका खींच के लेता है, अर्थात मॉडल और चित्र के माध्यम से बालक को अपने अध्यापन कराकर उसको विकास करना सभी क्षेत्रों के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है। भ्रमणात्मक एवं नमूना अध्ययन प्रोजेक्ट के द्वारा हम बालक के मानसिक स्तर को, संज्ञानात्मक स्तर को आराम से बता सकते हैं। पर्यवेक्षित और नमूना सैम्पलिंग पद्धति बताया ना, सैम्पलिंग में कोई भी चीज़ होगी, एक चावल माँ खाना बनाती है, एक चावल देख के बताती है चावल पका या नहीं पका, तो सैम्पलिंग पद्धति का। और नमूना अगर आप कहीं के लाते हो कि ये नदी सूती वस्त्र ये कहाँ से कैसे किस प्रकार से कैसे रेसे से बनता है, किस प्रकार के कारीगर इसमें काम करते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना इनमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता, वो सारी चीज़ों को बाहर जाके एक बालक के तो है नहीं, ये शिक्षक पहले स्वयं जाएगा उस कार्य को करेगा, बालकों के सामने अपने अध्ययन में जो सामाजिक अध्ययन का जो विषय है सूती वस्त्र उद्योग, उसमें आकर वो नमूना चित्र लेके आएगा, मॉडल सामग्री तो बताएगा, वहाँ ऐसे ऐसे कारीगर लगे रहते हैं, वहाँ ऐसे कार्य करना पड़ता है, तो उनके माध्यम से अपने पाठ को सुगम बनाना अर्थात सरल तरीके से बच्चों को समझाना। प्रोजेक्ट एवं वर्णनात्मक पद्धतियाँ विद्यालय शिक्षा के स्तर के लिए उपयुक्त है। कोई भी मॉडल जैसे हमारे विज्ञान प्रदर्शनी हुई, प्रोजेक्ट विधि बताई थी ना, प्रोजेक्ट के माध्यम से योजना बनाने के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को विद्यालय के बालकों के सृजनशील बालक की कैटेगरी को नापते हुए, उनके स्तर को नापते हुए इसमें प्रोजेक्ट विधि का हम आराम से अध्ययन करवा सकते हैं। पद्धतियाँ सभी विषयों के लिए उपयोग की जा सकती है। व्याख्यान, विचार विमर्श दोनों साथ साथ, प्रोजेक्ट, सर्वेक्षणात्मक, वर्णनात्मक, भ्रमणात्मक, इकाई और समस्या। प्रोजेक्ट विधि भी है, सर्वेक्षण भी है, भ्रमण विधि भी है, इकाई पद्धति है, क्रिया भी है, समस्या समाधान पद्धति। ये सारी जो पद्धति हैं इनके द्वारा इनका जो हम तुलना करें वो बालक के सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसित करता है। जो हमारी जो समस्या एसएस के जो विद्यार्थी हैं, जो एसएस के अध्ययन में या सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ये विधि बालक को किस प्रकार से अपने ज्ञान का संवर्धन करने के लिए देती है। जैसे नमूना पद्धति हुई, प्रोजेक्ट पद्धति हुई, समस्या समाधान, इन पद्धतियों प्रोजेक्ट एक ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग सभी प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों एवं इस तरह के घटकों के विषयों की शिक्षण पूर्ति करती है। कौन सी पद्धति? प्रोजेक्ट जो पद्धति है वो सभी प्रकार के शिक्षण के जो परिणाम हैं उनके लिए सभी घटकों का प्रयोग करती है। कौन सी पद्धति? प्रोजेक्ट पर पद्धति। कौन था इसका? किलपैट्रिक थे ना इसके प्रोजेक्ट के। योजना का चयन करना, निर्माण करना, फिर सारे जो घटक थे 6 जो स्टेप बताए थे आपको, उनके माध्यम से सारी जो शिक्षण जो पद्धति है उनको हम प्रोजेक्ट विधि में अगर सारे शिक्षण कोई भी विषय उस विषय को हम अगर प्रोजेक्ट माध्यम से प्रोजेक्ट योजना के द्वारा बनाएं, योजना बनाकर किया गया कार्य क्या होता है कभी असफल नहीं होता। तो प्रोजेक्ट जो पद्धति है ये सारे विषयों के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति के रूप में बताई गई है। प्रोजेक्ट विधि के द्वारा हम अपने शिक्षण को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सैम्पलिंग भी सही है, नमूना भी सही है, पर्यवेक्षित अध्ययन भी सही है, कहानी और ड्रामा और व्याख्यान जो पद्धति है, व्याख्यान पद्धति के अंतर्गत हम अपने मतलब जो छोटे बालक है अर्थात प्राइमरी के जो बालक है उनके लिए व्याख्यान पद्धति इतनी सर्वश्रेष्ठ नहीं है जितनी प्रोजेक्ट विधि के द्वारा तो हम छोटे बालकों के लिए भी सही है। योजना बनाकर चयन किया जाता है, योजना छोटे छोटे पदों के द्वारा बच्चों को सिखाना, व्याख्यान देना। व्याख्यान विधि तो कोई सी भी विषय ले लो, उस विषय के अंतर्गत आप व्याख्यान विधि का आराम से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है इसमें समस्या समाधान पद्धति के द्वारा। फिर इसमें एसएस के जो विद्यार्थी हैं, एसएस के विद्यार्थी के लिए यह सामाजिक विज्ञान
शिक्षण पद्धतियों चर्चा की गई है, प्राय अपने अपने लाभ व सीमाएं, इसमें अभी आपको बताया इसमें क्या लाभ है, प्रोजेक्ट के में क्या लाभ था, इसमें क्या लाभ था, उसमें क्या लिमिट्स थी, छोटे बच्चों के लिए होता है या नहीं होता, तर्क शक्ति होती है या नहीं होती है, चिंतन करने के लिए प्राय वो सही नहीं होते हैं, वो चिंतन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत बताई थी और पर्यवेक्षित भी, समस्या समाधान विधि के अंतर, नमूना पद्धति के अंतर भी, कहानी पद्धति के अंतर भी। सामाजिक अध्ययन शिक्षक को प्राय उद्देश्यों, कक्षा के स्तर, प्रकरण, उपलब्ध समय, साधन आदि के आधार पर सत्र के आरंभ में ही एक योजना तैयार कर लेनी चाहिए। एसएस का जो शिक्षक है उसको कक्षा के स्तर के अनुसार, बालकों के आयु के अनुसार अर्थात सहायक सामग्री के अनुसार एक वर्ष का जो वार्षिक कैलेंडर होता है उस वार्षिक कैलेंडर के अनुसार जो क्या उनको सहायक सामग्री चाहिए, किन किन मेथडों का उनका प्रयोग करना चाहिए, उन मेथडों को प्रयोग करने से बालकों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सही मार्गदर्शन होगा या फिर नेगेटिविटी में जाएगा, तो उन कक्षा के स्तर, आयु के अनुसार, बालकों की विभिन्नता के अनुसार, वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार कि मेरी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक बैठे, उन बालकों के सामने मुझे कौन सा मेथड सही रहेगा, क्या व्याख्यान मेथड, क्या प्रोजेक्ट मेथड, क्या नमूने के द्वारा बालक समझेंगे या फिर कहानी पद्धति के द्वारा या फिर नाटकीय पद्धति के द्वारा। इन सारी चीज़ों को शिक्षक जब अपने अध्यापन में अर्थात एसएस का जो शिक्षक होता है उसको पूर्व में अपनी एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए। उस सूची में वार्षिक कैलेंडर अर्थात जो एक वार्षिक होता है मतलब साल भर का जो हमारा टारगेट होता है उसमें उस टारगेट के अनुसार शिक्षक को कौन कौन से मेथड के अनुसार कौन कौन से कार्य करवाने, किस कार्य के द्वारा बालक का विकास अधिक होगा अर्थात बालक का तीव्र विकास होगा, उसका मानसिक शक्ति, तर्क शक्ति भी सक्रिय रहेंगी अर्थात बालक इसमें सहभागिता से भाग लेगा। उन चीज़ों को शिक्षक को पहले ही तैयार कर लेना चाहिए जिससे वो अधिगम कराए, उस समय उसका अधिगम सर्वश्रेष्ठ हो सके। वह किस प्रकरण को किस पद्धति से पढ़ाएगा, इस पद्धतियों में भिन्नता कर देने पर सामाजिक अध्ययन विषय विद्यार्थियों के लिए रोचक बोधगम्य हो जाएगा। शिक्षक स्वयं भी अपने कार्य से संतुष्ट अनुभव करेगा। जब शिक्षक सारी चीज़ें, सारी कार्य योजनाएं अपने एक सूची में क्रमबद्ध रूप से कर लेते हैं तो शिक्षक, बालक तो रोचक होंगे ही, बालक को सुनेंगे, बालक सुन करके उनको क्या सरलता, रुचि उत्पन्न होगी, उत्साहित होंगे, लालायित होंगे कि आज हमारे सर हमें ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो बालक क्या होंगे इसमें उत्साहित होंगे, बालक पढ़ने के लिए लालायित होंगे, उसमें अवधान नहीं होगा अर्थात वो रुकेंगे नहीं, घर रुकने की नहीं, आज हमें हमारे गुरुजी ये चीज़ पढ़ाएंगे तो शिक्षक को भी इसमें रुचि उत्पन्न होगी, उसको भी हर्ष होगा और बालक भी इसमें क्या लेंगे, रुचि लेंगे। पर शिक्षक अपने बुद्धि विवेक से उन विषय पर विजय करता हुए सभी का सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा और इससे विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होंगे। जी हाँ, शिक्षक को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से मुझे शिक्षा देनी है, कौन कौन से मेथड मुझे इसमें काम में लेने चाहिए जिससे मेरे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक स्वयं करके अर्थात इसमें शिक्षक क्या होता है, निरीक्षण एवं अनुकरण करता होता है, बालक को समस्या क्रिएट करता है या बालक के स्वयं करके क्रिया पद्धति के द्वारा कहते हैं ना, स्वयं करके। प्रोजेक्ट में भी बालक को क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती है जिससे बालक में क्या हो जाती है, उन चीज़ों की समस्या के अंतर्गत उनको पहचान करना अर्थात एसएस के जो शिक्षक होते हैं उनको सारी चीज़ों को अर्थात वो इतिहास से संबंधित कोई ऐसा टॉपिक लेना चाहते हैं या बालकों को समझाना चाहते हैं तो उसमें क्या पहले जो ऐतिहासिक जो सारी चीज़ें उनको एकत्रित करना अर्थात संकलित करते हुए बच्चों को चार्ट के द्वारा अर्थात कोई भी नमूना है, मॉडल है या बोर्ड है या फिर पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे चित्र वगैरह आते हैं, उनसे संबंधित जो हमारे गुहा लेख हैं, जो हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जो हमारे प्राचीन सभ्यताएं, उन सभ्यताओं को लेते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के शिक्षक को अपना अध्यापन करवाना चाहिए जिससे एसएस के जो शिक्षक हैं और जो बालक हैं एसएस के प्रति उनकी रुचि जागृत हो अर्थात वो उत्साह के रूप में उनको पढ़ें
और उनके अंतर्गत नीरसता ना आए। अगर जैसे आपने अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा दी या अकबर का सामाजिक स्तर या उस समय के कैसी कालीन व्यवस्था थी, उसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वो हिंदू धर्म में आस्था रखते थे या फिर कट्टर मुस्लिम थे, या उस समय की उनकी जो शिलालेख लिखे गए थे या नहीं लिखे गए थे, या व्यक्तिगत कुछ ऐसी इतिहास से संबंधित थी, ये सारी चीज़ें हम एसएस के जो शिक्षक होते हैं उनको पूर्व में ही अर्थात मानसिक रूप से तैयार होकर कक्षा के अंतर्गत आना चाहिए। पूरी अपना एनालिसिस करते हुए सारे शिक्षण मेथडों का प्रयोग करते हुए बालकों के स्तर के अनुसार उनको शिक्षा देनी चाहिए। कौन से विद्यार्थियों को? एसएस के जो बालक हैं, एसएस के जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को ये सारी चीज़ों के द्वारा अपने अध्यापन को कराना चाहिए। कोई भी टॉपिक लेते हैं हम, जैसे इतिहास से संबंधित हमने कोई टॉपिक ले लिया, जैसे कालीबंगा हुई हमारी संस्कृति, उधर हमारी मोहनजोदड़ो हुई, उस समय की हमारी नगरीय व्यवस्था कैसी थी, उस समय का हमारा रहन सहन कैसा था, खान पान किस प्रकार का था, उस समय की बोली भाषा किस प्रकार की थी, उन सारी चीज़ों को ये हम उस समय सारी चीज़ों को वहाँ मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या बहुत सारी हड़प्पा संस्कृति, वहाँ तो सारे बच्चों को ले नहीं जा सकते। उन बच्चों को चित्रों के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, उनके पाठ के अंतर्गत आए हैं, उनको उस समय उस कक्षा का वातावरण ऐसा क्रिएट करें कि हाँ, हम उसी संस्कृति में आज बैठे हुए हैं या उसी संस्कृति में हैं जो संस्कृति हमारे सर हमको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा माहौल अध्यापक को करना चाहिए जिससे बालक उसमें रुचि उत्पन्न करें। मैंने आपको वो पद्धति के बारे में बताया था, उसमें जैसे ताम्रलिपि, सिक्के, शिलालेख, इनके बारे में सारे अध्यापन कराना, अर्थात बच्चों को समझाना हमारे इतिहास में हमको इस प्रकार की चीज़ों से हमें ये चीज़ क्लियर होती हैं। व्यक्तिगत जीवनी हमारे यहाँ पर ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जो इतने लंबे, इतने विशालकाय शरीर, जो उन्होंने किस से युद्ध किया है, कब युद्ध का वर्णन है। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने आंखों देखा हाल सुना है, आंखों देखा उन्होंने दोनों तरफ की, जैसे अकबर और हेमू का युद्ध था, महाराणा प्रताप जो अकबर का युद्ध था, उस युद्ध भूमि को भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। वो भी हमारे एसएस के पाठ में जो अध्यापन के रूप में, प्रकरण के रूप में आते हैं, उनको भी हम ऐसे प्रसारित करते हैं जैसे हम उस टाइम में थे, उस कल्पना में हम हैं, या उस जीवंत कहानी के रूप में शिक्षक को अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालक में रुचि उत्पन्न हो, रुचि के प्रति वो क्रिएटिव हो। ये सारे जो एसएस के जो टीचर हैं, एसएस के जो विद्यार्थी, ये सारे मेथड मैंने वो आपको बताए थे, प्रोजेक्ट, पर्यवेक्षित, नमूना, व्याख्यान, कहानी, ड्रामा और नाटकीय, ये सारे ही एसएस के या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सारी पद्धतियाँ आई हैं। इसके बाद हमारी यहाँ जो एसएस की जो सेकंड यूनिट थी, विद्यालय में अनुशासन, उस अनुशासन के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान का जो मेथड था, उसके अंतर्गत जो जितनी भी सारी 8-10 जितने भी मेथड थे, मस्तिष्क उद्वेलन, व्याख्यान, कहानी, प्रोजेक्ट, नमूना, ये जो विधियाँ आपको पढ़ाई थी वो एसएस के अंतर्गत। अगली जो विधि आएगी वो हम विज्ञान थी, ये तो सामाजिक अध्ययन थी, अब वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी विधि आएंगे उनको हम बताएंगे। आशा करती हूँ कि शायद एसएस के विद्यार्थी के अंतर्गत जो मैंने एसएस की जो विधियाँ पढ़ाई वो आपको समझ में आई होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।